जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी कक्षा 11, आज हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों संघवाद से संबंधित। एनसीईआरटी कक्षा 12 पुस्तक का नाम भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और आज हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। और 7वें अध्याय की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, नाम है संघवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आप भली भांति जानते हैं एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे यूपीएससी की बात करें या फिर अगर आप ग्रेड 3 का एग्जाम दें, एनसीईआरटी में से आपके प्रश्न सीधे सीधे पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पर कमांड मजबूत होना अति आवश्यक है। सीधे हम लोग प्यारे विद्यार्थियों पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, संघवाद में पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से जो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। देखिए, संघवाद की बात करें तो संघात्मक शासन की बात सबसे पहले होती है। अब देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई है आपके यूएसए से। लेकिन आप लोगों को साथ साथ में यह भी ध्यान रखना है कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो यूएसए से काफी कुछ क्या है, भिन्न है। संघात्मक शासन की बात करें ना तो सरकार दो स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर होती है और एक प्रांत स्तर पर होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, यानी कि साफ साफ संविधान के अंदर उल्लेख होता है कि केंद्र स्तर की शक्तियां कौन सी होगी, राज्य स्तर की कौन सी होगी, समवर्ती स्तर की कौन सी होगी। आप लोग भली भांति जानते हैं भारतीय संविधान, जिसमें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में विषयों का साफ साफ बंटवारा किया गया है। उसके बाद में बात करें हम लोग भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 246 में भी साफ साफ शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संघात्मक शासन की बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था में प्राय सामान्य तौर पर लिखित संविधान होता है। संविधान कठोर और मजबूत होता है संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो। अब देखिए, आप लोगों को देखना है मैंने जो विशेषता बताई उसमें से कौन सी विशेषता है जो नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में साफ साफ शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की सर्वोच्चता होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि संविधान सर्वोच्च होता है, कठोर होता है, अति मजबूत होता है। अपन कह सकते हैं मजबूत होता है। संविधान के अकॉर्डिंग सरकारें चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम होता है। उसके बाद में बात करें इकहरी नागरिकता। अब देखिए, संघवाद में इकहरी नागरिकता होती है। अब आप लोगों के मन में आ रहा कि सर संघवाद में इकहरी नागरिकता नहीं होती है। भारत में भारतीय संघवाद की बात करें तो भारतीय संघवाद में इकहरी नागरिकता है। मैंने आपको क्लास प्रारंभ हुई थी तब भी बताया था कि यूएसए की संघात्मक व्यवस्था और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में काफी कुछ अंतर है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो देखिए, इकहरी नागरिकता नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। कैसी होती है? दोहरी नागरिकता। अगर हम लोग भारतीय संघवाद की बात करते हैं ना तो भारतीय संघवाद में इकहरी नागरिकता है। ऊपर भारतीय संघवाद की बात नहीं हो रही, संघात्मक शासन व्यवस्था की बात हो रही है। आप लोग भली भांति जानते हैं, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रारंभ यूएसए से हुआ और यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। आप लोग ये भी जानते होंगे यूएसए में 50 राज्य है। राज्य की बात करें तो संवैधानिक या फिर राजनीतिक शब्दावली में राज्य तो राष्ट्र को कहा जाता है, देश को कहा जाता है, यानी कि यूएसए में 50 प्रांत है। जैसे हम लोग बात करते हैं कैलिफोर्निया प्रांत की या फिर वर्जीनिया प्रांत की या मैसाचुसेट्स की, कोई भी, उसमें वहां के लोगों की, वहां के नागरिकों की प्रांत स्तर पर नागरिकता है और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। हम लोग बात करें भारत की, जैसे कि मैं राजस्थान से हूं, अपनी नागरिकता, भारत में नागरिकता इकहरी है, हम इंडियन हैं, भारतीय नागरिकता है। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है कि भारत में दोहरी नागरिकता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था तभी तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका से अलग है। हाँ, यह बात जरूर है कि संघीय शासन व्यवस्था में भारत में दोहरी सरकारें पाई जाती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। भारत का प्रत्येक नागरिक दोनों सरकारों में अपनी निष्ठाएं रखता है, यानी कि दोहरी निष्ठाएं रखता है। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो अभी राजस्थान में जो सरकार है उसके प्रति भी निष्ठा है और केंद्र में जो सरकार है उसके प्रति भी निष्ठा है। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिखता कम हूं, पैनल पर बोलता ज्यादा हूं, है ना, बोलने का ही काम है, लेक्चरर हूं,
व्याख्या करने का ही काम है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठना है और साथ साथ में नोट डाउन करना है। और फिर भी अगर आप लोगों से नोट डाउन नहीं हो तो आप लोग दिए हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और कह देता हूं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको खुद को मरना पड़ेगा। अगर आप खुद लिखेंगे, रेडीमेड आइटम के भरोसे नहीं रहेंगे, तो आपकी सफलता है ना बहुत नजदीक आ जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और स्वतंत्रता, अपनी न्यायपालिका की तो स्वतंत्रता है ही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये आपको पहला प्रश्न और इससे संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगले प्रश्न से पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आप लोग भलीभांति जानते हैं, जो पुरानी आत्माएं जुड़ी हुई है उनको अच्छे से पता है कि ये हमारी टेस्ट सीरीज राजस्थान में क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में। और प्यारे विद्यार्थियों, ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी आपके 10 फरवरी को और इसका अंतिम टेस्ट है आपके कल की बात कर तो 20 मई को। अब आप लोगों का मन वाला, सर फिर क्यों बता रहे हो, ये टेस्ट सीरीज तो पूरी होने वाली है। बिल्कुल पूरी होने वाली है। आप अब जुड़े हैं, गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि सफलता इसी भर्ती में मिले, आप लोगों को क्या करना है कि इस विशेष छूट का फायदा उठाना है और आज ही तुरंत प्रभाव से तैयारी कर लो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, विशेष छूट का फायदा उठाना है। फिर क्या करना सुनना, इसमें हम लोगों ने 21 टेस्ट टोटल करवाए। 21 टेस्टों की आप लोगों को क्या करना, अब टेस्ट नहीं देना आपको ऑनलाइन, इतना टाइम नहीं आपके पास में, समय कम है। आप लोगों को इस टेस्ट पेपर की व्याख्यात्मक हल की पीडीएफ निकलवानी है। क्या निकलवानी है? पीडीएफ। हम लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्नों के, यानी हो सकता है पूरे के पूरे का मतलब ये नहीं कि 150 के 150, 100-125 से ज्यादा अधिकतर प्रश्नों का संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, 360 डिग्री व्याख्या करवाई। उन व्याख्या को आपको क्या करना, बार बार पढ़ना है। और बार बार पढ़ेंगे ना तो सफलता क्या आपके पास में आ जाएगी, पास में क्या आपसे लिपट जाएगी। आगे देखिए। हाँ, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को जाना जाता है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों। केंद्र राज्य के मध्य आप लोग जानते हैं समय समय पर क्या हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। विवाद क्यों होते हैं? विवाद इसलिए होते हैं, संघवाद शासन की व्यवस्था में केंद्र राज्य मसलों का विवाद बहुत बड़ा है। केंद्र अपने आप को मजबूत समझता है, राज्य भी अपने आप को मजबूत समझते हैं, क्योंकि आप लोग भलीभांति जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की अनूठी विशेषता है कि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वायत्त और स्वतंत्र है। अब मान लीजिए इस बार वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बात करें केंद्र सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार है। एनडीए एक बीजेपी द्वारा समर्थित या फिर अपन कह सकते हैं नेतृत्व करता एनडीए अपने अलायंस से गठबंधन है, ठीक है। तो ज्यादा मतभेद होते नहीं। आप लोग जानते हैं जब राज्य में सरकार अलग है और केंद्र में सरकार अलग दल की है, उस समय मतभेद बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? केंद्र सरकार, देखो ये आमतौर पर ऐसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार होता है। केंद्र सरकार कई बार राजनीतिक द्वेष की भावना से, अन्य दल की सरकार होने के कारण या कई कारणों से, अपन उन कारणों की बात नहीं करेंगे, उन राज्यों में वित्त की व्यवस्था कम करती है। तो फिर उनको लगता है, उन राज्यों की सरकारों को लगता है क्यों न हम राज्यों से अलग हो जाए, समझ रहे मेरी बात को, पृथक हो जाए, स्वायत्त हो जाए, कई कारण हो सकते हैं। तो इस संबंध में इनके लिए अपन कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों से संबंधित कई आयोग बने। सबसे पहले आयोग की बात करें तो सबसे पहला आयोग बना था 1966 में, फर्स्ट ARC, प्रथम प्रशासनिक आयोग, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। उसके बाद में और आयोग बने, एक आयोग बना 1983 में। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 1983 में जो आयोग बना था उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? योजना आयोग, सरकारी आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग या फिर लोक सेवा आयोग? प्यारे विद्यार्थियों, योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग तो बना था आपके 15 मार्च 1950 को। आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वर्तमान समय में योजना आयोग अस्तित्व में है या नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताना। सरकारी आयोग, बिल्कुल 1983 के अंदर सरकारी आयोग बना था। कौन सा सरकारी आयोग? कब बना था? 1983 में बना था। भाई साहब किसकी अध्यक्षता में बना था? यह अध्यक्षता में बना था प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS
सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया साहब। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि इनके दो और सदस्य थे, इन सदस्यों के क्या नाम थे, इन सदस्यों के क्या नाम थे, आप लोगों को कमेंट करके बताने। दो सदस्य थे, 1983 में बना और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी प्यारे विद्यार्थियों 1987 में। कब दी थी? 1987 में। और इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 1988 में। 1988 में रिपोर्ट, और रिपोर्ट को क्या किया गया था? प्रकाशित किया था। प्रकाशित यानी कि पब्लिश किया गया था। और रिपोर्ट कब दी थी? तो रिपोर्ट दी थी आपके 1987 में। अब आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि हमारे साथ में कई गंभीर विद्यार्थी जुड़े हैं, और गंभीर विद्यार्थी जुड़े हैं इस प्रश्न को लेकर के वो डापाचूक होंगे, कंफ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे। क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि 11वीं की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1998 में दी थी, यानी 1998 में दी थी। वो फैक्ट गलत है। आप लोगों को ध्यान रखना है, 1987 में सरकारी आयोग के गठन के 4 साल बाद में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। समझ रहे मेरी बात को? हो सकता है कि एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हो गई होगा, समझ रहे बात को? टाइपिंग की मिस्टेक हो गई होगी। ध्यान रखना लगे हाथ। इस रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें थी? तो 247 सिफारिशें थी। अब आपके मन में आ रहा, सर सभी 247 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया गया था? ये अधिकतर सिफारिशें राज्यों को फायदा पहुंचाने वाली थी, राज्यों को मजबूत करने वाली थी। तो केंद्र सरकार ने हवाला दिया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये ऐसी सिफारिशें लागू करना संभव नहीं है। अब देखिए, लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था प्यारे साथियों 1926 में, और 1926 में हुआ था अक्टूबर को। कब हुआ था? अक्टूबर 1926 को। लगातार ये भी ध्यान रख लेना, कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन लोक सेवा आयोग, ये तो 1926 में तो सरकार किसकी थी? ब्रिटिश शासन था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय लोक सेवा आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली थी। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में यूपीएससी का उल्लेख है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े समय पहले मैंने आपको पूछा था एक प्रश्न की योजना आयोग वर्तमान में अस्तित्व में है या नहीं है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, योजना आयोग वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग की जगह किसने ले ली? योजना आयोग की जगह ले ली प्यारे साथियों नीति आयोग ने। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। और किसका गठन हुआ? नीति आयोग का। और नीति आयोग को क्या कहा जाता है? सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष आपके सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। सुमन का नाम आते ही आपके मन में आ रहा कोई लेडीज है? लेडीज नहीं है, ध्यान रखना, पुरुष है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जितना आप खुद लिखेंगे, खुद लिखने से फायदा क्या है? आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले सीधे अपने सामने कॉपी को रखेंगे ना, आपका माइंड सीधे सीधे क्या कर लेगा? कॉपी को ऑब्जर्व कर लेगा, स्कैन कर लेगा, और वो फिर कॉपी आपको कब दिखेगी? कहां दिखेगी? दिखेगी एग्जाम हॉल में। और आप कॉपी में नहीं लिखना चाहते हो तो पैनल को स्कैन कर लो, फिर एग्जाम हॉल में या तो मैं दिखूंगा या फिर मेरी आवाज कानों के अंदर गूंजेगी, और बिल्कुल गूंजेगी, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। आपके सही होंगे तो भी गूंजेगी, गलत होंगे तो भी गूंजेगी। गलत होंगे तो आपकी गलती से होंगे। मैं आपके लिए, मैं और मेरी पूरी टीम पूर्ण समर्पित होकर के आप लोगों के साथ में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके, भारत में महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहा है? भारत में महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र जो अभी भी वर्तमान में अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहा है, सहायता की मांग कर रहा है कि मेरे को अलग होना है? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तेलंगाना क्षेत्र या फिर विदर्भ क्षेत्र या उत्तरांचल क्षेत्र या फिर झारखंड क्षेत्र? आप लोग उत्तर बताइए, तब तक मैं आप लोगों की जानकारी लिए बता देता हूं कि अलग क्यों होना चाहता है, अभी भी क्यों संघर्ष कर रहा है। उसके पीछे भाषाई कारण है। क्या है? भाषाई कारण है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 1953 और महीना है आपकी दिसंबर 1953
1953 दिसंबर में एक आयोग बना था जिसका नाम प्यारे विद्यार्थियों राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया, उसके पीछे भी कारण था कि राज्यों के कई क्षेत्र स्वायत्त होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने 1953 दिसंबर के महीने में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया फजल अली की अध्यक्षता में। इस आयोग ने भाषा को आधार बनाते हुए 1960 में 2 राज्य बने। कौन से, ध्यान रख लेना, सबसे पहले बने थे 2 राज्य। गुड मॉर्निंग याद रख लेना, क्या सबसे पहले मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग ही होती है ना। अब गुड होती है, बैड होती है, वो आपके ऊपर है। गुड आपके हाथ में बनाना, बैड भी आपके हाथ में बनाना, ठीक है। जी से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात, और एम से क्या हो जाएगा आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद में समय आगे बढ़ा, सन आता आपके 1966। 1966 में 2 राज्य अलग हुए थे, पंजाब और हरियाणा। अलग होने का कारण क्या था, भाषाई आधार, यानी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले वहां निवासी रहते थे। समय और आगे बढ़ा, समय आता प्यारे विद्यार्थियों 2000 का। 2000 सन 2000 की बात है। सन 2000 में 3 राज्य और बनते हैं, और उन राज्यों का नाम है प्यारे विद्यार्थियों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। समय और आगे बढ़ता है, समय आता है प्यारे विद्यार्थियों 2014 का। 2014 में एक और राज्य बनता नया, और उस राज्य का नाम है प्यारे विद्यार्थियों तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तेलंगाना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना राज्य जो 2014 में बना था किस राज्य से अलग होकर के बना था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र है जो भाषाई आधार पर कह रहा है कि हम तो क्या होंगे भाई साहब, हम अलग होंगे। अलग आप भी होना चाहते हैं, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अब किससे होंगे बताओ, अलग ही हो। वैसे बेरोजगारी रूपी दंश झेल रहे हो, है ना। बहुत जल्दी आपके ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगा हुआ ना, मिट जाएगा। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक क्या करना है, चल के जाना है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत ही शानदार है, हल्का सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन है जो आप लोगों को क्या करना है, बताना है। कथन एक कह रहा है कि भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। इंडियन संघवाद की बात हो रही है, राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें ना, तो राजनीतिक प्रक्रिया में कौन कौन आते हैं, ध्यान रखना, दल तो आते ही हैं, राजनीतिक दल, साथ साथ में मीडिया भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और नागरिक संगठन, ये आते हैं। ये मांगे रखते हैं, उसके आधार पर भारतीय संघवाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यानी चेंजेस, शिथिलता या फिर कठोरता आती रहती है। फिर अगला कथन है कि स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। बिल्कुल, भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री। प्रारंभिक विदेश नीति के जनक की बात करें तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में असत्य बताना है, आप लोगों को गलत कथन बताना है, संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, कथन ए कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग मैंने खुद ने तैयार की है, ऐसे मत सोचना कि कहीं से मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, आपके सामने लेकर आ गया। खूब मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना इस चीज को। भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई, क्या यह बात सही है, बताइए। मुझे तो सही नहीं लग रही है। सही क्यों नहीं लग रही है, सशक्त न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका है। साफ साफ शब्दों में भारतीय संघवाद की विशेषता पढ़ेंगे ना, तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। सशक्त तो है, बिल्कुल सशक्त, अपना अपना स्तर में तीनों अंग है। आप लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग, कितने अंग, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अपने अपने क्षेत्र में
सशक्त है, स्वतंत्र है। लेकिन सशक्त तीनों में से कोई अंग अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सशक्त हो जाएगा तो वो अपनी क्या करेगा, निरंकुशता करेगा, मनमानी करेगा। सशक्त तो भारत में क्या है, संविधान है या फिर भारत की जनता है, जो चाहती है वो कर सकती है। भारत की जनता, भारत के नागरिक और कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और आप भी भारत के नागरिक हो, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं को पहचानना है और आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। अब पढ़ने की जगह आपको शब्द सुनाई दे रहा होगा, मुझे लग रहा है पढ़ना है, पढ़ना है ना, ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ये आपको कम अच्छा लगता है। आपको सोना पसंद है कि नहीं बताओ? बिल्कुल सोना पसंद है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, सोना पसंद है सबको, दोनों सोना, चाहे नींद की बात हो, स्लीप की बात हो, चाहे गोल्ड की बात हो। सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोना लाने के लिए या फिर सोने के लिए आपको जागना पड़ेगा भी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह कथन आपका हो जाएगा गलत। संघीय शासन व्यवस्था में लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले प्रश्न में भी बता दिया। संघीय शासन व्यवस्था में लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। अब दोहरी पहचान और निष्ठाएं कैसे होती है? दोहरी पहचान यानी कैसे बताइए आप? अमेरिका की बात करें तो साफ साफ शब्दों में दोहरी पहचान है, दोहरी नागरिकता है। वो व्यक्ति, वो नागरिक अमेरिका के भी नागरिक है और उनके राज्य का भी नागरिक है। मान लो कैलिफोर्निया का है तो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है, वाशिंगटन का है तो वाशिंगटन का भी नागरिक है और अमेरिका का भी है। दोहरी पहचान है। और निष्ठाएं, दोनों स्तर की सरकारों में निष्ठा है। भारत में दोहरी पहचान तो अपन नहीं कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में, और वैसे देखा जाए तो दोहरी पहचान है। कैसे? अपन कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए मैं राजस्थान का हूं, कोई विद्यार्थी बिहार से देख रहा है, कोई असम से देख रहा है, कोई पांडिचेरी से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। अब मैं बाहर जाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, भाई साहब आप कहां के हो? हम कहते हैं नहीं कहते राजस्थान वाले, हम राजस्थान के हैं। वो कहता है मैं बिहार का हूं। तो फिर अगर अपन भारत से बाहर जाते हैं, मान लीजिए कभी आप थाईलैंड चले गए, ठीक है, तो आपको पूछेंगे आप कहां के हैं, तो आप कहेंगे मैं तो भारतीय हूं। तो दोहरी पहचान हो गई। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बात सही है। संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार के पास होते हैं, जबकि क्षेत्रीय महत्व के विषय प्रांतों की सरकार के पास में होते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार के पास होते हैं, संघ सूची में उल्लेखित होते हैं। जैसे हम लोग बात करें भारत की संघ सूची, भारत में भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया हुआ, शक्तियों का बंटवारा किया गया। साफ साफ शब्दों में संघ सूची में 97 विषय, कितने 97 विषय संघ सूची में है। उसके बाद हम बात करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में प्यारे विद्यार्थियों कितने विषय है? 59 विषय है राज्य सूची में। उसके बाद में हम लोग बात करें संवर्ती सूची में, तो कितने विषय है? संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये कथन आपका एकदम सही हो जाएगा। संघीय शासन में संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी है। बिल्कुल, संविधान में ही तो शक्तियां उल्लेखित है। ये मैंने आप लोगों को बताई कि सूचियां हैं। सूचियां कहां पर है? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल में, ठीक है। तो ये आपके चारों ही, ये आपके बी, सी और डी तो सही है। और संघवाद की विशेषता ए में नहीं है। यहां पर अगर होता ना भारतीय संविधान द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई या फिर एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई, तो आपका क्या होता? सही होता। अन्यथा आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सिली मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक करेंगे ना तो सीधे बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखना, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप हो जाएंगे क्या? सफल हो जाएंगे और आप बन जाएंगे राजपत्रित अधिकारी। आपकी क्या चलेगी? मोहर चलेगी। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन से विषय संवर्ती सूची में शामिल है? संवर्ती सूची में शामिल विषयों की बात आ रही है। संवर्ती सूची में बात करें वर्तमान में कितने विषय, तो ध्यान रखना 52 विषय। कितने? 52 विषय है। अब देखिए, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 97 विषय अपने संघ सूची में है, 59 विषय आपके राज्य सूची में और 52 विषय। इन सभी विषयों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब आपके मन वाला सर इतने विषय याद करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको राजपत्रित अधिकारी बनना है ना, पढ़ना पड़ेगा। स्कूल व्याख्याता का पद अपना में बहुत बड़ा पद है। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए, संवर्ती सूची में शामिल विषय। अब देखिए, ऐसे प्रश्न है ना, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, पूरे याद मत करना है ना, आप समझ आधारित। कई बार क्या होते हैं, प्रश्न एलिमिनेशन मेथड से भी आप हल कर सकते हैं। कैसे? युद्ध और शांति। युद्ध और शांति अभी वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो युद्ध और शांति,
युद्ध और शांति का महत्वपूर्ण दारोमदार किस पर है? तो ये तो संघ की बात है, संघ सूची में आएगा। ठीक है, तो एक इसमें है, एक है वो तो नहीं होगा, इसको तो आप यहीं से काट दो। ठीक है, मजदूर संघ, मजदूर संघ बिल्कुल है आपके समवर्ती सूची में। विदेशी मामले, अब देखिए थोड़े समय पहले हम लोगों ने पढ़ा विदेश नीति के बारे में, केंद्र सरकार बनाएगी। भाई विदेश नीति के बारे में कोई नीति बनानी है तो केंद्र सरकार ही बनेगी, राज्य सरकार थोड़ी बनेगी। तो ये आ जाएगा आपके विदेश मामले संघ सूची में। वन की बात करें ना तो ये समवर्ती सूची में, और इसकी बात करें शिक्षा की तो समवर्ती सूची में। स्थानीय शासन की बात करें ना तो ये आपके राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची के विषय। तो 2, 4 और 5 किस में है? 2, 4 और 5 आपके ऑप्शन संख्या ए में है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं, संघ सूची का प्रथम विषय कौन सा है, राज्य सूची का प्रथम विषय कौन सा है, और समवर्ती सूची का पहला विषय कौन सा है? फटाफट से आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर आप 7 स्टार लगा लीजिए, इस पर आप 7 स्टार लगा लीजिए। और काजू कतली जैसा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर एक परीक्षा में आता है, हर एक परीक्षा में आता है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं स्कूल वैकेता की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर नेट जेआरएफ की, यह प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ, सौहार्दपूर्ण संघ, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है एमिकेबल, एमिकेबल फेडरेशन, ये किसने कहा? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं, केसी वहीर साहब ने क्या कहा था? केसी वहीर साहब ने भारतीय संघवाद को कहा था आपके अर्ध संघ। क्या कहा? अर्ध संघ। और अर्ध संघ को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरेशन। ग्रेनिल ऑस्टिन साहब ने कहा था कि भारतीय संघवाद क्या है? एमिकेबल फेडरेशन है, सौहार्दपूर्ण संघवाद है। मोरिस जोन्स की बात करें ना, मोरिस जोन्स साहब ने भारतीय संघवाद को कहा सौदेबाजी वाला संघ, सौदेबाजी संघवाद। इसे अंग्रेजी में कहा जाता बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करते हैं नहीं करते आप बताओ? आप कोई भी सामान लाने जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं ना, थोड़े कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये बार्गेनिंग संघवाद याद रखना। आप कहीं पर सामान लाने जाओ और बार्गेनिंग करो तो मोरिस जोन साहब को याद रख लेना, ठीक है ना? आपका प्रश्न जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डीडी बसु, डीडी बसु ने कहा था कि भारतीय संविधान संघात्मक, अपना एकात्मक और संघात्मक का क्या है? मिश्रण है, मिश्रण। और मिश्रण किसका है? संघात्मक व एकात्मक, ठीक है। अब मिश्रण देखो, मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में दोनों चीजें एक जैसी लगती है, और लगती कि नहीं लगती है? जैसे पानी में अपन शक्कर घोल देते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि भाई पानी में शक्कर है कि नहीं है, जैसे, ठीक है। या फिर पानी में और कोई चीज मिला लो, मिला तो ना आप, ठीक है। तो देखिए मिलाता तो आप देखिए एक जैसा लगता है, तो ये देखिए डी और ये डी एक जैसा लगेगा, तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं। केसी वहीर, केसी वहीर में ये आधा वह आ रहा है, और यहां पर भी क्या है? आधा आ रहा है, अर्ध, अर्ध संघ हो जाएगा। मोरिस जोन्स, सौदेबाजी बार्गेनिंग। अपन जोश जोश में क्या करते हैं? सामान लाने जाते हैं, कोई भी बार्गेनिंग करते हैं, याद रह जाएगा। और ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा सौहार्दपूर्ण संघवाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को क्या करना है? विचार करना है। बहुत अच्छा प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में यह उल्लेख है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या यह बात सही है? सत्य कथन आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? भाग है 22। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल है 395। शेड्यूल कितने? अनुसूचियां हैं प्यारे विद्यार्थियों 12, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में क्या यह बात लिखी हुई है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह बात लिखी हुई है या नहीं है? यह बात नहीं लिखी हुई है। यह बात क्या है? नहीं लिखी हुई है। बात यह लिखी हुई है भारत, दैट इज इंडिया, BHARAT, भारत, दैट इज इंडिया, shall be a union of the state, shall be a union
ऑफ द स्टेट इंडिया दैट इज भारत। इसमें क्या लिखा हुआ, इसको ऐसे कर देना है ना, ये इंग्लिश शब्दावली तो ये है आपके इंडिया दैट इज भारत, क्या है इंडिया दैट इज भारत, और पर्सन के अनुसार क्या देखना अभी बताऊंगा मैं। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत अंग्रेजी में तो ये है, ठीक है। इसका अपन हिंदी रूपांतरण करेंगे ना तो आएगा भारत अर्थात इंडिया। प्रश्न में यह पूछा होगा कि इंडिया अर्थात भारत नहीं है, भारत अर्थात इंडिया है, क्या है भारत अर्थात इंडिया। देखिए छोटी सी सिली मिस्टेक है, लेकिन आप लोगों को बेयर एक्ट पढ़ना है, बेयर एक्ट में से सीधा सीधा प्रश्न उठाया हुआ, प्रश्न की फॉर्मेटिंग मैंने ही तैयार की है। तो भारत अर्थात इंडिया तो है हिंदी में, हिंदी में क्या है भारत अर्थात इंडिया, और अंग्रेजी में क्या है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। और ध्यान रखना यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, अगले में देखिए संविधान के अंग्रेजी संस्करण में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं किसका किया गया है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप लोगों को ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, न तो कथन एक सत्य है न कथन दो सत्य है, यानी सत्य कथन न तो एक और न दो। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को पार पढ़ना है ना तो एनसीईआरटी तो मैंने करवा दी करीब करीब, यानी 11वीं की ये किताब पूरी होने वाली है, 12वीं की दोनों किताबें मैंने आप लोगों को करवा दी। अब आप अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके बेयर एक्ट मजबूती से पढ़ा हुआ है या नहीं है। अगर मजबूती से नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास में एक बेयर एक्ट को पढ़ लेना। बेयर एक्ट में भाषा की बात करें, शब्दावलियों की बात करें तो क्लिष्टता है, लेकिन पढ़ लेना। और फिर भी नहीं पढ़ पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में धीर गंभीर विद्यार्थी हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका संपूर्ण व्याख्यात्मक हल भी करवा दूंगा। लेकिन बेयर एक्ट को पढ़ना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है और आपको बताना कि कौन सा कथन है जो क्या है सत्य है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित कर सकता है, सत्य कथन बताना है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त, राज्य सरकार को राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता है ना, राष्ट्रपति साहब बर्खास्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय। ये आपका पहला कथन तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अभी तक बहुमत की परीक्षा के बिना निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं किया गया। अभी तक बहुमत की परीक्षा के बिना निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया, नहीं किया गया था। किया गया की बात करें ना तो 1959, ध्यान रखना केरल, और केरल में सरकार किसकी थी सीपीआई की, और वहां के सीएम कौन थे ईएमएस नमूंद्रीपाद। इस सरकार को बर्खास्त किया था, ठीक है। तो बहुमत की परीक्षा के बिना तो बर्खास्त किया। उसके बाद में भी बात करें ना 1967 में भी कई बार सरकारों को बर्खास्त किया गया था। तो आपका दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लगातार आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में पहली बार सीपीआई की सरकार और निर्वाचित सरकार बनी थी आपके 1957 में, और कहां बनी थी भारत, और भारत में बनी थी केरल में। कहां बनी थी केरल में। और इस सरकार को 2 साल बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल संख्या 356 में। 356 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो राष्ट्रीय शासन वहां लगाया जा सकता है, इन केस ऑफ फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक शासन की है जो अपन कह सकते हैं विफलता हो जाती है। तो आपका दूसरा भी गलत है। अदालत राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अवैध करार देने के साथ साथ बर्खास्त, निलंबित या भंग की गई सरकार को पुनः बहाल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अब देखिए ये बिल्कुल कर सकती है, और सत्य कथन बताना है आपको। कथन संख्या 3 है जो क्या है सत्य है, ठीक है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1975 में आप लोग जानते हैं आपातकाल लगा हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने कई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। सरकारें कोर्ट में जाने लगी तो कहा ठीक है आप कोर्ट में जा रहे हो, मैं एक काम करती हूं संविधान में ही संशोधन कर देती हूं। क्या कर देती हूं संविधान में ही संशोधन कर देती हूं। 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत
न्यायपालिका के हाथ बांध दिए, राज्य सरकारों के हाथ बांध दिए गए थे। यानी कि राष्ट्रपति शासन अगर केंद्र सरकार लगा देती, उसकी समीक्षा के लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकती, न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकती थी। ठीक है, उसके बाद में भाई साहब सरकार आती है 1977 में, किसकी? मोरारजी देसाई सरकार की। मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के तहत यह क्या प्रावधान किया गया कि अगर राजनीतिक द्वेष की भावना से या फिर कोई अपन अलग तरीके से अपन कह सकते हैं कि वो सरकार तो सही तरीके से चल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं इसको तो बर्खास्त करना ही है क्योंकि ये हमारे दल की नहीं है, उस केस में वो राज्य सरकारें न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज कौन से पर आधारित प्रश्न था? बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों में अक्सर विद्यार्थी क्या गच्चा खा जाते। राज्यपाल है जो बर्खास्त नहीं कर सकता है। हाँ ये जरूर है, राज्यपाल को अगर ऐसा महसूस होता है तो राज्यपाल केंद्र सरकार को अनुशंसा कर सकता है कि इस राज्य में शासन है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। तो अनुशंसा करना अलग बात है और बर्खास्त करना अलग बात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कथन और कारण वाला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। भारतीय राज्यों के आर्थिक विकास में पर्याप्त विषमता है। भारतीय राज्यों के आर्थिक विकास, मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि कई बार केंद्र सरकार, मान लीजिए कि केंद्र सरकार एक दल है जिसका नाम है ए, केंद्र में ए दल की सरकार है, कोई राज्य है उसमें अलग दल यानी बी दल की सरकार है, अलग दल की सरकार है, तो वो केंद्र सरकार उस दरमियान उस राज्य में आर्थिक विकास के लिए वित्त के संसाधन या फिर वित्तीय सहायता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कम कर सकती है, यानी भेदभाव कर सकती है। समझना, करे नहीं करे वो उस सरकार के ऊपर, लेकिन कर सकती है। ये कथन सही है। और अगर हम लोग बात करें, चलो भारत की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य। इन राज्यों को विशेष राज्य का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो जो जिन राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है उन राज्यों में विशेष फंड, विशेष अनुदान, विशेष सहायता दी जाती है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजस्थान से भी कई बार राजस्थान राज्य को राजस्थान सरकार विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करती है। विशेष राज्य दिलाने के लिए कई ऐसी विशेषताएं चाहिए, ऐसी डिमांड चाहिए। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार कहती है केंद्र सरकार को कि राजस्थान में 61% क्षेत्रफल है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थल में संसाधन कम है, आर्थिक रूप से जनता के पास में इतने पैसे नहीं है, तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो ये बात तो सही है, कथन ए तो सही है। संघ सरकार के पास पर्याप्त शक्तियों का अभाव है। भाई संघ सरकार के, देखो कथन और कारण वाले में क्या करना, मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि या फिर इसलिए लगा करके आप लोगों को करना है। पहले इसको पढ़ो, तो ये तो सही है, अब इसको पढ़ो। संघ सरकार के पास पर्याप्त शक्तियों का अभाव है। पहले तो देखो ये कथन सही है कि नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये कथन ही सही नहीं है, संघ सरकार के पास पर्याप्त शक्तियों का अभाव नहीं है। ठीक है, अगर अभाव होता, ये कथन सही होता तो फिर अपन इसलिए लगा देते, पर ऐसे पढ़ते, इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करते, संघ सरकार के पास पर्याप्त शक्तियों का अभाव है, इसलिए भारतीय राज्यों के आर्थिक विकास में पर्याप्त विषमता है। लेकिन संघ सरकार के पास में तो खूब पैसा है। भारत की बात हो रही है, देखो ऊपर किसकी बात हो रही, भारत की बात हो रही है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वापस से भारत विश्व गुरु बन जाएगा, वापस से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। लेकिन वो दारोमदार किस पर है? वो दारोमदार आपके ऊपर है। देश के भावी भविष्य के निर्माता आप लोग हैं, समझ रहे? कई तो मेरे से बड़े भी है उम्र के अंदर, वो सोचेंगे कि सर हम कैसे हैं, हम तो बड़े हो गए, आप हैं, आप और हम दोनों हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? 2047 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलानी है, विकसित भारत, महाशक्ति के रूप में दर्शाना है। तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा भाई? हम मिलके ही तो करेंगे ना। ठीक है, तो आपके कथन ए तो सही है और आर है वो गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है।
आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, फटाफट से कमेंट करके बताओ कितनी बार लगा। फटाफट से आगे कमेंट करके बताओ राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, और फटाफट से कमेंट करके बताओ कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा। उपयुक्त विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा करने को संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, ये भी आपके सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 2 वर्ष नहीं है, अधिकतम बढ़ाया जा सकता है आपके प्यारे विद्यार्थियों 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपके सी अपना तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल नहीं करा सकता। देखो अब आप बताओ करा सकता है नहीं करा सकता है। मैं रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, पढ़ो चौथे को। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अरे भाई साहब नहीं कैसे कर सकता, कर सकता है ना। मैंने थोड़े समय पहले तो आपको बताया ये नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा गलत। आप लोगों को थोड़े समय पहले मैंने बताया कि 38वां संविधान संशोधन किया था किसने, इंदिरा गांधी सरकार ने, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए थे। उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और उस समय यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य सरकारें न्यायपालिका की शरण में जा सकती है। और आप ध्यान रखना SR बॉम्बे विवाद 1993, उस समय भी साफ साफ शब्दों में कहा गया कि न्यायालय है जो राष्ट्रपति शासन की जांच पड़ताल कर सकता है। तो कौन से कथन सही नहीं है, तीसरा और चौथा सही नहीं है, ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका बी। अगला कथन देखिए, अगला कथन क्या, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, आपके आयोग दे रखे, केंद्र राज्यों से संबंधित आयोग दे रखे। अब आपको सही कालक्रम में रखना है, और सही कालक्रम में आपको अगर है जो आएगा प्रश्न का उत्तर तभी आप रख पाएंगे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें, फर्स्ट ARC कब बना था, 1966। फर्स्ट ARC प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके मोरारजी देसाई। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, और इसका जब गठन हुआ था ना उस समय 1966 में अध्यक्ष थे आपके मोरारजी देसाई। थोड़े समय बाद मोरारजी देसाई बन जाते हैं आपके भारत के उप प्रधानमंत्री। तो उसके बाद में ये बन जाते क्या, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री बनने के बाद फर्स्ट ARC के अध्यक्ष बनते प्यारे विद्यार्थियों कौन, के हनुमंथैया। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न निकलेगा। तो इसकी ये प्रथम सुधार आयोग बना था आपके 1966 में, ठीक है। उसके बाद में राजमन्नार समिति बनी थी आपके 1969 में। कब बनी थी, 1969 में बनी थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की बात करें तो ये आया था आपके प्यारे विद्यार्थियों 1973 में। और पुंछ आयोग की बात करना तो पुंछ आयोग आया था, पुंछ आयोग बना था आपके कद 2007 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी आपके 2010 में। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सबसे पहले में 3 कहां पर है ये देख लीजिए, 3 डी सही हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न है ना, काजू कतली जैसे प्रश्न है, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप लोगों को इनमें से एक का भी पता है तो ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न आने चाहिए, कहां आने चाहिए, परीक्षा में। यहां तो मैं लेकर आ गया और आशा और अपेक्षा करता हूं ये प्रश्न परीक्षा में भी मिलेगा। तो मिलेगा तो इसके ऊपर लगा देता हूं 7 स्टार, और ये परीक्षा में मिलेगा। और जो भी आत्माएं मेरे साथ में जुड़ी हुई है वो सही करेंगी, और वो सही करेंगी तो उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन है जो प्यारे विद्यार्थियों सही नहीं है आप लोगों को बताना है। सही नहीं है यानी कि असत्य कथन को आप लोगों को बताना है। अब देखिए,
भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची के अंदर 59 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। स्पष्ट विभाजन है। और कौन कौन सी अनुसूची में है? तो 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। तो ये तो आपका सही है। कार्य क्षेत्र संबंधी विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय किए जाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाती है ना, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं है भाई साहब, किसके द्वारा है? न्यायपालिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां मूलतः केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है। बिल्कुल, मूलतः बात करें ना तो केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है भाई साहब। ठीक है, सही है। भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में मौन है। अरे भाई साहब, भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में मौन नहीं है। संविधान तो साफ साफ कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होगी? केंद्र सरकार के पास में होगी। और अवशिष्ट शक्तियों में क्या आते हैं? साइबर संबंधी कानून आते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों की बात करना तो आप लोग भली भांति जानते हैं, केंद्र सरकार के पास में संघ सूची, और संघ सूची की बात करें तो 97 विषय है। पहला विषय की बात करें तो पहला विषय है आपके प्रतिरक्षा या रक्षा, प्रतिरक्षा या फिर रक्षा। और अंतिम विषय की बात करना, अंतिम विषय में लिखा हुआ है एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट। और वो एनी अदर सब्जेक्ट कौन से हैं? वो एनी अदर सब्जेक्ट है आपके अवशिष्ट विषय वाले, जैसे कि साइबर कानून है। क्या है? साइबर कानून है। ध्यान रख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। तो मौन नहीं है, साफ साफ शब्दम उल्लेख है, तो ये भी आपके हो जाएगा गलत। और सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? एक तो दूसरा सही नहीं है और एक आपके चौथा सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4। ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगी? इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत संघवाद के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इस प्रश्न का उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आप दे ही दो, क्योंकि ये मैंने थोड़े समय पहले बताया था सौदेबाजी वाला संघवाद। और मैंने आपको लोगों को बताया था सौदेबाजी वाला संघवाद को ही कहा जाता बार्गेनिंग थ्योरी। और ये थ्योरी दी थी आपके मोरिस जॉन्स ने। किसने दी थी? मोरिस जॉन्स। कहाँ है? एक के सामने आप लिख दो एक, एक के सामने क्या लिख दो? एक। तो एक के सामने एक कहां पर है? ये है और ये है। तो आपके बी और सी तो क्या हो जाएंगे? बी और डी तो वैसे ही गलत। अत्यंत संघीय व्यवस्था ये कहा था आपके पॉल एप्पलबी साहब ने। तो यहां लिख लो आप 2, यहां लिख लो आप 2। ये आपके देखिए कहां पर है? ये आपके 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। आगे और चलो, सौहार्दपूर्ण संघ, एमिकेबल संघवाद, एमिकेबल। और एमिकेबल किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा था। तो इसके आगे आप 3 लगा लो, तो इसके आगे यह लगा लो, 3 लगा लो। और 3 लगा लोगे तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथे को देखो ही मत, लेकिन आप चाहते हैं कि देखेंगे तो देख लो, आप चाहते हैं देखना तो देख लो। प्रमोद संघ, प्रमोद संघ कहा जाता के संतानम। चलो लगे हाथ में इनको भी याद करवा देता हूं। सौदेबाजी, सौदेबाजी अपन कोई भी सामान लाने जाते हैं, मार्केट में वस्तु लाने जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। अरे सौदा करते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं नहीं करते हैं? कि तू ये दे दे, मैं ये दे दूंगा, ये दे दूंगी। समझ रहे बात को? तो सौदेबाजी करते हैं कौन? जोश जोश में आकर के करते हैं सौदेबाजी। ध्यान रखना, जोश जोश में आकर क्या करते हैं? सौदेबाजी करते हैं। अत्यंत संघीय व्यवस्था, देखिए अत्यंत संघीय, अत्यंत का मतलब है बहुत ज्यादा। संघीय व्यवस्था यानी बहुत ज्यादा केंद्र मजबूत चाहता है। ठीक है, केंद्र अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूती चाहता है। अब देखो यहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एप्पल। और एप्पल आ रहा है नहीं आ रहा? और एप्पल खाओगे तो आप क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। ध्यान रखना 200 रुपए किलो है अभी। तो अत्यंत संघीय, अत्यंत मजबूत होना चाहता है तो आपको क्या? एप्पल से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। सौहार्दपूर्ण संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन बता ही दिया। और परमोच्च, परमोच्च संघ की बात करना तो देखिए संत महात्मा होते ना, संत महात्मा को अपन क्या कहते हैं ना? ये तो बहुत उच्च है। जैसे अपने घर पे कोई संत महात्मा आता है ना, अपन बढ़िया सा उनके लिए क्या करते हैं? बिछावना करते हैं, बिठाते हैं, मान मनवार करते हैं, क्योंकि अपन उनको क्या मानते हैं?
उच्च मानते हैं। क्या मानते हैं? उच्च मानते हैं। और आप भी क्या बनोगे? उच्च बनोगे। कैसे बनोगे? आप कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी। किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आपके नीचे कार्मिक होंगे सेकंड ग्रेड वाले, और आपके नीचे कार्मिक होंगे ग्रेड थर्ड वाले। तो आप भी क्या हो जाएंगे? शिक्षकों की श्रेणी में हो जाएंगे उच्च श्रेणी वाले शिक्षक, राजपत्रित अधिकारी। और ये प्रश्न के ऊपर भी आपको लगाना है 7 स्टार। ये भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन से जो विषय राज्य सूची में थे समवर्ती सूची में डाल दिए। 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उस समय कुछ विषय राज्य सूची में थे, उन राज्य सूची के विषयों को कहां पर डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। और वो विषय कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची में डाला किसको? शिक्षा को। किसको डाला? शिक्षा को। किसको डाला? वन को। किसको डाला? वन्य जीवों को। किसको डाला? पक्षियों की रक्षा और नाप तोल बाट, इसको डाला। किसको डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये आपके टॉप 5 प्रश्न है, इस क्लास के टॉप 5 प्रश्न है। और इस क्लास को अगर आपने पूर्ण मनोयोग से देखा ना, तो इन 500 प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों आप इनके उत्तर जो क्या बता देंगे? चुटकी में उत्तर बता देंगे। आपकी अंगुलियों पर, टिप्स पर आपको इनके उत्तर मिलेंगे। प्रश्न है कि सरकार या आयोग का गठन, सरकार या आयोग का गठन कब हुआ? इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? और रिपोर्ट में लिख लो कितनी सिफारिशें थी। रिपोर्ट और रिपोर्ट में सिफारिश, प्रश्न आजकल बहुत अच्छे स्तर के आते हैं, तो सिफारिशें भी ध्यान रखना कितनी थी। और इनके सदस्यों के नाम सरकार या आयोग के आप लोगों को क्लास पूरी होने के बाद में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी मुझे लगेगा कि ये धीर गंभीर विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी धीर गंभीर होंगे ना, उनके लिए मैं और समर्पितता के साथ में और निष्ठा से काम करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी भर्ती परीक्षा में आपका क्या हो जाए प्यारे विद्यार्थियों? सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहता हूं कि मैं स्कूल विजेता बना तो मेरे आसपास में जो भी मेरे परिवेश में है वो भी क्या बन जाए? स्कूल विजेता बन जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। राजमन्नार आयोग का गठन कब हुआ था? यह भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एससी की बात कर तो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद में? अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था, आपको पता है। प्रश्न यह था कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, तो उस प्रश्न में कथन था कि विवाद का निपटारा राष्ट्रपति करेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि न्यायालय करेगा। न्यायालय की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करेगा, यह मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो आप लोग, और न्यायपालिका वाली क्लास में मैंने अच्छे से बताया आपको, ठीक है, यह भी आपको बताना है। फिर देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा और कितनी बार लगा? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, कितनी बार लगा? उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे और राजस्थान के सीएम कौन थे? पिछली भर्ती परीक्षा जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, उस परीक्षा में यह प्रश्न आया था। तो हो सकता है कि वापस से रिपीट हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा अपेक्षा करता हूं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का कौन सा अध्याय होगा? 7वां अध्याय, संघवाद वाला अध्याय पूरा हो गया। अब आप लोगों की जानकारी लिए एक चीज मैं बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज पर विशेष छूट तो है ही है, ठीक है, आपको आपकी इच्छा है तो ज्वाइन करना मत करना वो आपका क्षेत्राधिकार है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसके ऊपर आपके लिए, और क्या कर सकता हूं, और मैं ये कर सकता हूं, आप चाहते हैं फ्री में दे दे, ये कर दूं मैं, मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है ना, मेरे हाथ में पेपर बनाना है। देखिए ये टेस्ट सीरीज भाई साहब नेवरी सर का एप्लीकेशन है, तैयारी कर लो, एप्लीकेशन उस पर चल रही है ना, तो पूरा तो मेरे क्षेत्राधिकार में है नहीं, बाकी तो मैं क्या कर दूं, फ्री कर दूं आपके लिए। और फ्री तो आप अपने को करवाना ही नहीं है ना, पैसे तो खूब कमाएंगे बनने के बाद में, लेक्चरर बनने के बाद में ना। तो आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो 21 टेस्ट है और 21 टेस्ट में से सेकेंड फुल टेस्ट, और सेकेंड फुल टेस्ट कब है? 20 मई को, 20 मई को यानी कल है। आप लोग अगर चाहते हैं, नई आत्माएं जुड़ी हुई है, और कई विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, अभी कर लो, कल तक तो ऑफर है,
ये देखिए 16 मई से 20 मई तक। अब देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं ये जो 20 मई को पेपर होगा ना, फुल टेस्ट होगा ना, इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए करवा सकता हूं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं सकारात्मक कि सर हम आप इसका सॉल्यूशन करवाइए, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। तो आप पूर्ण मनोयोग से आप पढ़ना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अपने सपनों को अपनी तैयारी को नई धार देना चाहते हैं और जंग आप जो लड़ रहे हैं वो जीतना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर आप इस एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करवा दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि आज तारीख हो गई है 19। एक महीने बाद आपके स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है। अभी आप बेरोजगारी रूपी दंश झेल रहे हैं। एक महीने बाद अगर आपका एग्जाम अच्छा होगा तो आप क्या बन जाएंगे, थोड़े समय बाद में राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगे। और अच्छा एग्जाम करवाना और नहीं करवाना किन के हाथ में, आपके खुद के हाथ में। कलाम साहब ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं और उस बदली हुई आदत से आपका क्या बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा। तो अपनी आदतों को बदलना है, केवल और केवल पूर्ण समर्पित होकर के निष्ठा के साथ में पढ़ाई करनी है। मिलेंगे अगले अध्याय में। जय हिंद।